हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टेनो एम्प्लॉयबिलिटी के जो क्वेश्चंस रहते हैं शॉर्ट हैंड से रिलेटेड और ऑफिस वर्क से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड। इसकी जो एमसीक्यू की 25 क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसका पार्ट थर्ड है। इसमें अभी इससे पहले भी मैंने आपको 25-25 क्वेश्चन के एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं, जिनकी वीडियो आप देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियोस में। उनमें मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं, उनकी उम्मीद है जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें जरूर उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन अवश्य आपके आ जाएंगे, क्योंकि मैंने यह पहले के जो एग्जाम पेपर हो चुके हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ आने की संभावना है। उन क्वेश्चंस को इन एमसीक्यू की सीरीज में रखा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इस थर्ड पार्ट जो सीरीज का है। आज हम इसमें किन 25 क्वेश्चंस को लेके आए हैं, इनको हम एक एक करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होते हैं कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है वर्ण या अक्षर की जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन वे कहलाते हैं स्वर। इसका सही जो आंसर होगा वह क्या है? स्वर। मतलब हमें जो आंसर लगाना है वह इसका सही है स्वर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा के छोटे टुकड़ों को जिसे बोला जा सके कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने आता है कि भाषा के छोटे टुकड़ों को जिसे बोला जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। आशुलिपि में बिंदु स्वर कितने होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आशुलिपि में बिंदु स्वर कितने होते हैं। तो यहाँ पर बिंदु स्वर होते हैं यहाँ पर 5। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हम देखते हैं आशुलिपि में दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वह होता है यहाँ पर 6। यहाँ पर हम गहरे डैश से जो बनाते हैं वह 3 होते हैं और 3 हम अपने गहरे बिंदु से बनाते हैं। तो टोटल कुल मिला के दीर्घ स्वर कितने होते हैं आशुलिपि में? 6 होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। आशुलिपि में कुल कितनी स्वर ध्वनियाँ होती हैं? तो यहाँ पर हम इसका सही जो आंसर है वह है 10। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुख या गले के किसी भाग में स्पर्श सांस घर्षण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे मुख या गले के किसी भी भाग के स्पर्श सांस से जो घर्षण उत्पन्न होता है उस ध्वनि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं? उसको व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि ये सभी क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तो इनको ध्यान देना जरूरी है और इनको याद करना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मुख से अबोध गति से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो आंसर है वह है हमारा यहाँ पर स्वर। इसका सही आंसर क्या है? मुख से अबोध गति से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? जैसा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि जब घर्षण होता है, जब किसी भी ध्वनि को बोलने में, तो उसको हम व्यंजन से जस्टिफाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मुख से अबोध गति से मतलब कोई भी घर्षण जब उत्पन्न नहीं होता है तो उसके लिए फिर क्या होती है? वह ध्वनि स्वर कहलाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शब्द के अंत में स्वर हो तो किस प्रकार की रेखा लिखी जाती है? तो यहाँ पर जब भी हमने आउटलाइन बनाई है तो और थ्योरी भी इसकी देखी है, तो जब भी क्या होता है कि अंत में स्वर आ जाए तो हम शब्द को क्या करते हैं? पूरा लिखते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे हमने कोई भी शब्द है, लास्ट में उसके जो वर्ण आएगा, यदि वह ऐसा है कि जिसमें कोई भी अंत में स्वर नहीं है, जैसे ती है, बड़ा ता है या तू है, ऐसा कोई शब्द है, तो फिर वहां पर हम उस शब्द का सिर्फ थोड़ा सा उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, संक्षिप्त रूप नहीं लिखेंगे, उसका हम क्या करेंगे? यहाँ पर पूरा उसका लास्ट का अंतिम शब्द लिखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। गले में रुकावट के कारण पैदा होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? जैसा कि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा कि वहां पर घर्षण की बात कही गई थी और यहाँ पे क्या बात कही जा रही है? रुकावट की। कि यहाँ पर गले में रुकावट होने से
तो घर्षण होना या गले में रुकावट होना कोई भी शब्द को बोलते समय या ध्वनि को उच्चारित करते समय, तो वह सभी व्यंजन ही कहलाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। रेखाओं से पहले आने वाले स्वरों को क्या कहते हैं? यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रेखाओं से पहले आने वाले स्वरों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है पूर्ववर्ती स्वर। मतलब पूर्व में, रेखाओं के पूर्व में आने वाले स्वरों को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती स्वर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। स्वर स्थानों की गणना रेखा के किस स्थान से की जाती है? जैसा कि अभी हमने इसके पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें भी हमने ऐसा ही लगभग कुछ क्वेश्चन देखा था। तो इसका सही आंसर है आरंभ से। मतलब स्वर स्थानों की गणना रेखा के किस स्थान से की जाती है? तो रेखा के आरंभ स्थान से की जाती है स्वर की गणना। तो इसका सही आंसर है आरंभ। यह 2017 और 2016 में एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हम मान सकते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं स्टूडेंट्स आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको पसंद नहीं आई तो इसका भी कमेंट कीजिए आप। और यदि आपको पसंद आई है तो इसमें क्या आपको पसंद आया इसके बारे में भी अपनी अभिव्यक्ति जरूर दीजिए, ताकि मैं प्रेरित हो सकूं आपको और अच्छे से पढ़ाने में। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। दीर्घ स्वरों का संकेत किस प्रकार किया जाता है? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मोटे बिंदु या बा हल्के डैश से, मोटे बिंदु व मोटे डैश से, हल्के बिंदु हल्के डैश से, हल्के बिंदु व मोटे डैश से। तो यहाँ पर जैसा कि बात की जा रही है दीर्घ स्वरों की, कि दीर्घ स्वरों का संकेत किस प्रकार यहाँ पर दर्शाया जाता है, तो इसका सही आंसर है मोटे बिंदु व मोटे डैश से। जब भी हम दीर्घ स्वरों को यहाँ पर दर्शाते हैं आउटलाइन में, तो हम वहां पर मोटे बिंदु और मोटे डैश का ही प्रयोग करते हैं। मोटे की जगह यहाँ पर हम गहरे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। गहरे बिंदु से प्रदर्शित किए गए स्वर क्या कहलाते हैं? जैसा कि जस्ट अभी हमने पहले क्वेश्चन को देखा कि यहाँ पर हमसे दीर्घ स्वरों को का संकेत किस प्रकार से, तो हमने यह बताया, और अब बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे पूछ लिया गया है कि गहरे बिंदु को हम के जो व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं स्वर, वह क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर हम अब जानते हैं कि यहाँ पर उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। यह 2018 में एनसीईआरटी में पूछा जा चुका है, इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्वेश्चन की आप जो डेफिनेशन है वह कुछ भी बदल सकती है। आपसे कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह सिमिलर होता है, इसलिए आपको घबराने की या चिंता करने की कोई बात नहीं। आप ध्यान से यदि इस सारी सीरीज को देखते हैं और आप फिर एग्जाम देने जाते हैं, तो फिर आप बहुत ही अच्छे से आंसर दे पाएंगे और पास आउट हो पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है मोटे डैश तथा हल्के डैश से दर्शाए जाने वाले स्वर ये हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जब मोटे डैश की बात की जाती है तो दीर्घ स्वर की बात होती है, और हल्के डैश की बात की जाती है तो यहाँ पर लघु स्वर की बात होती है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पर हमें दीर्घ स्वर और लघु स्वर दोनों के यहाँ पर हमें स्वर दिए हुए हैं, हमें इनमें से सही को पहचानना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ए ई आ ए ई, और यहाँ पर बी है ई उ आ, और यहाँ पर हमें जो सी दिया गया है इसमें हमें स्पष्ट यहाँ पर समझ में आता है कि उ ओ और अ यहाँ पर दीर्घ स्वर है, और उ और आ यहाँ पर लघु स्वर है। इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वह क्या होगा? सी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दीर्घ स्वर और लघु स्वर दोनों प्रकार के हमें दिए गए हैं। क्योंकि हम मोटे डैश से उ ओ और ओ को दर्शाते हैं, इनके स्थान में परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद जब हम लघु स्वर या हल्के डैश की बात करते हैं तो उसके लिए हम उ और आ को यहाँ पर दर्शाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 2019 में यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शब्द के अंत में स्वर हो तो अंतिम अंकुश का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है कि जब शब्द के अंत में स्वर हो, जैसा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन की बात कही थी कि उसमें हम किस प्रकार से पूरा आउटलाइन बनाएंगे किसी भी वर्ण की या नहीं, तो यहाँ पर सेम बिल्कुल वैसी ही बात है। क्योंकि जब
यदि अंत में स्वर नहीं आता है तो फिर हम अंकुश लगाते हैं किसी भी वर्ण का यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर स्वर की बात की जा रही है कि अंत में यदि स्वर आता है तो हमें किस प्रकार से अंकुश लगाना चाहिए या नहीं, तो इसका सही आंसर है नहीं। मतलब यदि किसी भी आउटलाइन को बनाते समय आशुलिपि में अंत में यदि किसी शब्द के स्वर आता है तो हमें फिर अंकुश का प्रयोग नहीं करना है, हमें उस वर्ण को पूरा ही लिखना चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वह नहीं होगा, मतलब हमें यूज नहीं करना है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आशुलिपि में पूर्ण विराम के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपने, यदि नॉर्मली तो हम यूज नहीं करते हैं आउटलाइन में आशुलिपि में पूर्ण विराम का। हम जब कन्वर्ट करते हैं आउटलाइन को हिंदी में तो उस समय हम समझते हैं अपने विवेक से कि कहाँ पर पूर्ण विराम आएगा या कहाँ पर कॉमा आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके लिए हम संकेत के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जहां भी पूर्ण विराम लगता है या हमें डिक्टेशन में बोला जाता है तो वहां पर हम क्रॉस का यूज करते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वह है यहाँ पर, इसका यूज कर देते हैं हम क्रॉस का, मतलब सी। आशुलिपि में जैसे ही पूर्ण विराम डिक्टेशन में यदि डिक्टेट होता है तो हमें वहां पर क्रॉस का यूज करना चाहिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा में बार बार प्रयोग होने वाले जिन शब्दों को एक व्यंजन रेखा द्वारा प्रकट किया जाता है उसे कहते हैं। तो जब भी ऐसे कोई शब्द आते हैं जिनका बार बार प्रयोग होता है और हम व्यंजन रेखा के द्वारा उसको प्रकट करते हैं तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, शब्दाक्षर। ठीक है ना, इसका सही आंसर जो है वह है शब्दाक्षर। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। शब्दाक्षरों को लिखा जाता है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया गया है कि शब्दाक्षरों को लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कोई स्थान ऐसा निश्चित नहीं है, जैसी कंडीशन होती है उस हिसाब से लिखा जाता है। तो आधार रेखा से ऊपर भी लिखा जा सकता है, आधार रेखा पर भी लिखा जा सकता है, आधार रेखा को काटते हुए भी। मतलब इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी। मतलब हम तीनों प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं शब्दाक्षरों को। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जब किसी शब्द में एक मात्रा और दो स्वर एक साथ आते हैं तो उसे कहते हैं। जब भी हमारे किसी भी शब्द में एक मात्रा और दो स्वर एक साथ में यहाँ पर हमें आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिस्वर कहते हैं। इसका सही जो आंसर होगा वह क्या होगा, त्रिस्वर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी आशुलिपि में द्विस्वर चिन्हों को प्रकट करने के लिए कितने चिन्ह बनाए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विस्वर तथा त्रिस्वर ध्वनियों के साथ अनुस्वार प्रकट किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि द्विस्वर तथा त्रिस्वर ध्वनियों के साथ अनुस्वार प्रकट किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है हल्के बिंदु से। चलिए इसका जो आंसर है वह डी है, हल्के बिंदु से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शब्द का वह भाग जो मुख से एक श्वास में बोला जाता है या उच्चारित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं शब्दांश। मतलब शब्द का वह भाग जो मुख से एक श्वास में बोला जाता है, मतलब हम एक सांस में ही उस शब्द को बोल देते हैं तो वह क्या कहलाता है, हमारा शब्दांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं से प्रकट किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं से प्रकट किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संक्षिप्ताक्षर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाक्यांश निर्माण में है के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है हमारे हा के लिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वह है ए, टिक। मतलब वाक्यांश निर्माण में है के लिए हम एक टिक का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। वाक्यांश निर्माण में हूँ के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यह भी एक हाथ से ही संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो जो इसका सही आंसर है वह है यहाँ पर एक वृत्त के साथ में टिक का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हाथ सिर्फ आता है तो उसके लिए टिक का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हूँ हो जाता है तो वृत्त बनाकर उसमें टिक लगा दिया जाता है। तो यह उसका सही आंसर है। यह थे हमारे 25 MCQ आज के सीरीज पार्ट 3 के।
आपको उम्मीद है पसंद आए होंगे, और इसकी आप प्रैक्टिस यदि आप 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको सभी याद हो जाएंगे, और आपको यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको सही आंसर दे पाएंगे और आप पास आउट हो पाएंगे। धन्यवाद।